हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो फाइनली RAS 2023 आपके सामने है और आपने तैयारी भी शुरू कर दी है। हमने आपके लिए छोटा सा प्रयास किया है, RAS सफलता सीरीज लॉन्च की है। क्या है ये? नॉट ओनली टेस्ट सीरीज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 15 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, 1000 महत्वपूर्ण करंट अफेयर वन लाइनर मिलेंगे। ये हम सितंबर के महीने में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा 500 इकोनॉमिक सर्वे और बजट के, जो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, उसके वन लाइनर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही जो फुल लेंथ टेस्ट होगा उसकी वीडियो व्याख्या देंगे, जिसमें गणित और रीजनिंग की व्याख्या आपको नहीं दी जाएगी। बाकी जो 120 क्वेश्चंस है उनकी वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आशा करते हैं कि आपने इसमें एनरोलमेंट कर लिया है। अगर अभी नहीं किया है तो देर ना करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। कितनी फ़ायदेमंद रहेगी, कैसी इसकी क्वालिटी है, इसके थोड़ी ग्लिम्फेस देखने का हम प्रयास करेंगे। हमने आज कुछ प्रश्न लिए हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि किस प्रकार की इसकी क्वालिटी है, वो आप इससे देख सकते हो और इसमें एनरोल करने में आपकी मदद करेगी। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम क्या है? पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? एक है नीलगिरी, दूसरी अन्नामलाई और तीसरी इलायची की पहाड़ी। तो इसको आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ सेट करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1 2 3। नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी। यानी सबसे ऊपर है नीलगिरी, उसके ऊपर, उसके नीचे होगी अन्नामलाई की पहाड़ी और उसके नीचे इलायची की पहाड़ी होगी। तो आपके सामने जो दक्षिण भारत है हमारा, उसका मैप नज़र आ रहा होगा। उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ जो पहाड़ी दिख रही है, हम दक्षिण भारत की जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी है। उसके बाद में ये वाली जो पहाड़ी दिख रही है आपको, ये पहाड़ी है अन्नामलाई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई पहाड़ी है। और उसके नीचे कार्डेमम यानी इलायची की पहाड़ी उसके जस्ट नीचे है। तो सबसे ऊपर नीलगिरी, उसके नीचे अन्नामलाई, उसके नीचे कार्डेमम। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, साथ ही जो महत्वपूर्ण दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं उसमें देखो जावदी की पहाड़ी। ये यहाँ पे जो पहाड़ियाँ दिख रही है ना, ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये जावदी की पहाड़ी है। और जावदी की पहाड़ियों की जस्ट थोड़ा ऊपर देखते हैं तो ये है नल्ला मलाई की पहाड़ी। और इसके नल्ला मलाई की पहाड़ी से ऊपर होते हुए कौन सी नदी बहती है? कृष्णा नदी। और इसके अगर हम पश्चिमी साइड में देखते हैं तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र वाला इलाका है वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, उनका नाम है बालाघाट की पहाड़ी। और बालाघाट की पहाड़ियों के भी उत्तर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ? अजंता की पहाड़ियाँ हैं। तो अगर आपसे पूछे इनमें से कोई सी भी पहाड़ी दे दे और उस आपको पूछे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इन्हें जचाइए या सेट कीजिए, तो सबसे ऊपर अजंता, उसके नीचे बालाघाट, फिर नल्लामलाई, उसके बाद में जावादी, फिर नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम। ठीक है। अब इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं। दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो केरल और तमिलनाडु की सीमा पे कुछ पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी जो पहाड़ियाँ हमारे प्रश्न में दे रखी थी? एक है नीलगिरी, दूसरी अन्नामलाई और तीसरी है कार्डेमम। ठीक है। और तमिलनाडु में जो पालनी पहाड़ियाँ वो भी इसमें समाहित होती है। अब देखो, कन्फ्यूजन होता है कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और एक प्रश्न होता है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जो नीलगिरी पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है दो दो बेटा। क्या नाम है? दोडा बेटा कह सकते हैं आप। दो दो बेटा से याद रखो, आसानी से याद रह जाएगी। और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। लेकिन जो डोडो बेटा है वो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दिमाग में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि जो दक्षिण भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जो अनाईमुडी है, अनाईमुडी चोटी है, वो अन्नामलाई की पहाड़ी में अवस्थित है। वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। यानी ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ज़्यादा ऊंची कौन सी है? अनाईमुडी की जो चोटी है वो ज़्यादा ऊंची है बजाय डोडो बेटा के। और डोडो बेटा कौन सी पहाड़ी से संबंधित है? नीलगिरी से। और जो अनाईमुडी है वो कौन से संबंधित है? अन्नामलाई से। ठीक है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखो, जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वो फेमस है क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस जो पर्यटन स्थल है उसका नाम है ऊटी। हम नाम जानते हैं, या मंडलम भी कहते हैं इसे संस्कृत में। वो नीलगिरी की पहाड़ियों में ही अवस्थित है। और जो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं वो केरल तमिलनाडु की सीमाओं पर अवस्थित है। ये बेसिक जानकारी थी जिसको हमने समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार हमारा जो पहला प्रश्न हो गया है, इसके बारे में हमने जो महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्शन था वो भी देख लिया है। और
आप समझ सकते हो कि किस क्वालिटीज़ को इसमें मेंटेन करने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है कि दंडकारण्य का पठार है, उसके संबंध में कुछ सत्य कथन दिए हुए हैं, हमें उनमें से जो सत्य कथन है वो छांटने हैं। ठीक है भाई साहब, छांट लेंगे। पहला कथन क्या है? ये भारत के मध्यवर्ती भाग में है। अब पहले देखो, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कथन सत्य है कि नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर दूसरा कथन है खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उपजाऊ क्षेत्र है। और तीसरा कथन है इंद्रावती नदी का उद्गम इसी क्षेत्र से है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ आपको जो आंसर मिलेंगे अधिकतर प्रश्नों में ऑप्शन बी में मिलेंगे, लेकिन जब आप टेस्ट दोगे तो वहाँ पे सारे बी में नहीं मिलेंगे, वहाँ पे ये आंसर कोई ए में मिलेगा, कोई डी में मिलेगा। तो देखो, जो इसका उत्तर है 1 और 3 सही है, मतलब कथन 2 में कोई दिक्कत है। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि ये भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा, ये देखो हमारे सामने जो मैप है ये दंडकारण्य पठार का है। दंडकारण्य पठार कौन कौन से राज्यों में अवस्थित है? पे देखो, एक तो छत्तीसगढ़ में कवर कर रहा है, फिर थोड़ा सा भाग इसका मध्य प्रदेश में भी आता है, महाराष्ट्र हो गया और ये आंध्रा का थोड़ा भाग हो गया। तो इस प्रकार लगभग ये 4 राज्य, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के भाग में फैला हुआ जो पठार है, जिसे हम दंडकारण्य पठार के नाम से जानते हैं। और ये दंडकारण्य पठार है, ये ना सिर्फ वर्तमान परिस्थिति में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि जब हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें इसका जिक्र आता है दंडकारण्य पठार का। अब देखो, इसमें क्या क्या कथन दिए रखे थे, किस कारण सही है, किस कारण गलत है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये भारत के मध्यवर्ती भाग में हमने देख लिया इसे, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, ये तो गलत ठहरा नहीं सकते। और तीसरा कथन भी ये कह रहा है कि सही है कि इंद्रावती नदी का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। तो प्रश्न क्या बनता है? इंद्रावती नदी का उद्गम कौन से पठार से होता है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? दंडकारण्य पठार से। और कथन नंबर 2 है, उसमें कुछ त्रुटि है, देखते हैं। खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। जो दंडकारण्य पठार है ना, वो देखो कौन कौन से राज्यों में, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र और तेलंगाना, और ये सारे राज्य खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। तो फिर गलत क्या हुआ? देखो, जो आगे वाली लाइन है ना कि ये उपजाऊ क्षेत्र है, नहीं भाई साहब, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, ये उबड़ खाबड़ है और अनुपजाऊ है। अब ये पहली लाइन में देखते तो आपको, मतलब प्राइमरी फेशर देखते हो, प्रथम दृष्टया आप देखते हो तो इसमें लगेगा ये तो सारे कथन सत्य, और जल्दबाजी में 1 2 3 लगा देंगे, लेकिन वहाँ गलती हो जाएगी। हमें कहीं भी ढील नहीं पकड़नी है मेरे दोस्तों। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? जो कथन 2 गलत मानना है, क्योंकि वो उपजाऊ नहीं है। जो इंद्रावती नदी का जिक्र किया गया, अच्छा, इंद्रावती नदी दंडकारण्य से निकलती है, ये किसी नदी से संबंधित है? हाँ, कौन सी नदी से? जो गोदावरी नदी है ना, उसी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी है। और जो टिन धातु है, जिसे हम जस्ता कहते हैं शायद, वो दंडकारण्य पठार का जो बस्तर क्षेत्र है ना, वहाँ से टिन धातु काफ़ी मात्रा में मिलती है हमें। तो हमने जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो देख लिए और प्रश्न की व्याख्या हमने करने का प्रयास कर लिया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये दंडकारण्य पठार को एक बार फिर से देख लो। ये हमारे सामने मैप में दिख रहा है। ये हमारा जो आंध्र प्रदेश वाला आंध्र प्रदेश हो गया, इसके बाद में ये हमारा ओडिशा हो गया, ये छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और इनकी जो सीमाओं को छूता हुआ जो पठार यहाँ पे अवस्थित है मध्य भारत में, वो दंडकारण्य पठार है। और ये झारखंड की राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आपके सामने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? और हमें ये ढूंढना है कि किन 2 नदियों के मध्य, या फिर जो हमें एक स्थलाकृति दी हुई है उनके मध्य पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच, स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, महानदी से कृष्णा नदी के बीच में, या कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में। तो इसका आंसर स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच में जो पूर्वी तटीय मैदान है वो अवस्थित है। तो आपके सामने जो चित्र दिख रहा है उसमें हमने पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान को दिखाने का प्रयास किया है। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं पूर्वी तटीय मैदान की, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो देखो हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी साउथर्न पॉइंट है हमारा, ठीक है। इसके बीच में पूर्वी तटीय मैदान है, ये तो विदित था आपको अच्छे से। लेकिन यहाँ पे जो उत्तरी सीमा है वो कौन सी थी? तो वो स्वर्णरेखा नदी थी, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी से लेके जो हमारा कन्याकुमारी वहाँ तक का जो भाग है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। अब देखो, जो कन्याकुमारी से लेके जो कृष्णा नदी का जो एरिया है, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी का एरिया, ठीक है, उस एरिया को क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। यहाँ से जो ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को
कृष्णा नदी का जो भाग है, जहाँ मतलब कृष्णा नदी बंगाल के खाड़ी में मिलती है और कन्याकुमारी से लेकर जो तटीय भाग है उसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है। और ये कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? तो विदित है कि यहाँ तो तमिलनाडु, यहाँ आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कृष्णा नदी तो इसका साउदर्न पार्ट हो गया आगे वाले का, और इसका जो उत्तरी भाग यानी कृष्णा नदी से लेके जो महानदी का नदी है, जहाँ बंगाल की खाड़ी में महानदी गिरती है, उसके जो बीच वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। और यहाँ पे कौन से राज्य? तो देखो वहाँ हमने पहले वाले में आंध्र प्रदेश छोड़ा था, ठीक है ना, छोड़ा था ना। तो आंध्र प्रदेश और जो ओडिशा वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। और अब जब महानदी आ गई, महानदी से हम कहाँ जाएंगे? स्वर्णरेखा नदी तक, क्योंकि हमारा जो उत्तरी छोर है वह स्वर्णरेखा नदी है। पूरी तटीय मैदान की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो वो जो स्वर्णरेखा नदी से महानदी का जो बीच का क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। ठीक है। और अगर इधर इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पे हो गया कौन सा? ये हो गया अपना मालाबार तट। ठीक है। अब आगे वाले प्रश्न में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, अन्यथा हमारा जो वीडियो है वो लॉन्गेस्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ताप्ती नदी की बात हो रही है। कहाँ से निकलती है ताप्ती नदी? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, मुल्ताई से निकलती है, अमरकंटक से या धमतरी से। तो जो हमारी ताप्ती नदी है वो मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? मुल्ताई। मुल्ताई नाम की जगह। अच्छा, ताप्ती नदी, देखो नर्मदा और ताप्ती नदी है अपने आप में यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है। तो जो ताप्ती नदी है उसकी टोटल कितनी लंबाई है? तो लगभग 724 किलोमीटर लंबी है। और इसकी उत्पत्ति होती है जो मध्य प्रदेश राज्य है अपना, उसके अंदर एक ज़िला पड़ता है, ज़िले का नाम है बैतूल। कौन सा ज़िला है? बैतूल। और उसमें हमें पता है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ एक जगह का नाम है मुल्ताई, और उस मुल्ताई नाम की जगह से निकलती है हमारी नदी ताप्ती। अब ये रिफ्ट वैली में बहती है। अब जो रिफ्ट वैली में नदियाँ बहती है, तो नर्मदा हो गई अपनी, एक ताप्ती हो गई, ये रिफ्ट वैली में बहती है। और एक किधर जाती है? ये अरब सागर की तरफ जाती है। ये हमारा प्यारा भारत का साउदर्न पार्ट हो गया। बाकी नदियाँ तो इस तरह से जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी इधर आ रही है। लेकिन जो हमारी ताप्ती और नर्मदा नदी है ये गिरती है कहाँ पे? अरब सागर में, क्योंकि ये रिफ्ट वैली में बहती है। कौन कौन से एरिया से जल ग्रहण करती है, यानी नदी द्रोणी कौन कौन से राज्य में फैली हुई है इसकी? तो सीधी सी बात है, ये जो अपना एक तो मध्य प्रदेश से निकलती है तो वो वाला भाग हो गया, एक गुजरात का पार्ट और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का पार्ट इसमें समाहित है। और इसका जो सहायक नदियों की बात करें तो जो ये अपनी ताप्ती नदी हो गई, और इसके बाएं तट से यानी बाएं तट से निकलती है ना एक नदी गिरती है, उसका नाम है गिरना। नदी का नाम ही है गिरना। ठीक है ना। कौन सी नदी की सहायक नदी है? ताप्ती नदी की सहायक नदी है। और इसके जो दाएं तट से गिरती है वो है अरुणावती। क्या नाम है? अरुणावती नदी। वो जो अपनी ताप्ती नदी है उसके दाएं तट से मिलने वाली इसकी सहायक नदी है। क्लियर हो गई ये बात? क्रिस्टल क्लियर है सारी चीज़ें? ठीक है। अगर इसको रिपीट करें सारी बातों को तो देखो, ताप्ती नदी का उद्गम होता है मुल्ताई से। मुल्ताई पड़ता है मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में। बैतूल ज़िले में जो सतपुड़ा के पहाड़ हैं उनमें से एक स्थान का नाम है मुल्ताई, वहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। पहली बात होगी। कहाँ गिरती है? तो कि रिफ्ट वैली में बहती है, तो गिरेगी कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी। कौन कौन से राज्यों में इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र है। सहायक नदियों की बात करें तो बाएं तट से गिरना गिरती है और अरुणावती इसके दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदी है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। क्या है जो सुमेलित नहीं है? हम स्थानांतरित कृषि की बात कर रहे हैं। तो स्थानांतरित कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक बात है। ओडिशा में क्या नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश में किस नाम से? झारखंड में किस नाम से? और मणिपुर में किस नाम से? तो देखो, जो ओडिशा है वहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि पामा डाबी नाम से जाना जाता है इसे। जो स्थानांतरित कृषि होती है, पामा डाबी नाम की जो स्थानांतरित कृषि होती है वो कहाँ होती है? वो ओडिशा में होती है। ठीक बात है। उसके बाद में जो आंध्र प्रदेश है ना, वहाँ पे कोमान नाम की कृषि नहीं होती। ठीक है ना। कोमान नाम की कृषि आंध्र प्रदेश में नहीं होती, ये ओडिशा में होती है भाई साहब। कहाँ पे होती है? ओडिशा में होती है। और जो झारखंड है वहाँ पे जो स्थानांतरित कृषि उसका नाम है कुरुआ। कुरुआ किससे संबंधित है? झारखंड राज्य से। और मणिपुर से संबंधित है पामलू। तो देखो, पामलू कृषि, अब देखो इसको विस्तार से देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण स्थानांतरित कृषि की स्थानीय नाम क्या है? सबसे पहले उत्तरी पूर्वी राज्य है, वो हमें विदित है कि झूम कृषि कहते हैं या झूमिंग कृषि कहते हैं। उत्तरी पूर्वी राज्यों में विस्तार है, वहाँ पे स्थानांतरित कृषि का जो होती है, जैसे हमारे दज्जिया सीमाता होती है उस तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम या झूमिंग कृषि कहते हैं। क्लियर हो गया?
देपा, डाइया और बेबर, ये नाम है ना, ये जो अपना एमपी वाला इलाका है, छत्तीसगढ़ वाला इलाका है ना, वहाँ पे कहते हैं देपा, डाइया और बेबर। ठीक है। इसके अलावा जो पामाडाबी जो आया है, जो हमारे प्रश्न में भी है, पामाडाबी, कोमान या ब्रिंगा, ये ओडिशा राज्य में प्रचलित नाम है किसके? स्थानांतरित कृषि के। ये याद करने पड़ेंगे भाई साहब, मैंने आपको बोल दिया ये याद नहीं हो जाएंगे, इसको थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा या इसको किसी तरह से रिलेट करना है। पामाडाबी, कोमान, ब्रिंगा ये ओडिशा से संबंधित है। वालरा कृषि राजस्थान में, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा आपको विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पोडू या पेंडा जो स्थानांतरित कृषि का नाम है, ये कहाँ पे प्रचलित है? ये आंध्र प्रदेश में। क्या नाम है? पोडू। पोडू से याद रह जाएगा, रिलेटेबल है, बिल्कुल है। बोगमा, बोगेमा, बोगमा कहाँ? मेघालय में। ठीक है ना, बारिश ज़्यादा हो गई तो गम में हो गया बोगेमा। और पश्चिमी घाट वाली जो में कुमारी नाम की कृषि की जाती है, आसानी से याद हो जाएगा, वैसे याद भी होगा। इसके अलावा जो कुरुआ नाम की स्थानांतरित कृषि की जाती है वो अपने झारखंड राज्य में की जाती है। और खिल नाम की जो स्थानांतरित कृषि की जाती है वो कहाँ पे की जाती है? खिल नाम की स्थानांतरित कृषि ये अपने हिमालयन क्षेत्र है, जो अपने पहाड़ी क्षेत्र है, जो उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ पे खिल स्थानांतरित कृषि का नाम क्या रखा जाता है? खिल। और मणिपुर में पामलू। ठीक है, क्लियर होगी? आगे चलें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो कालाहांडी है और कोरापुट है, ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये काफ़ी फेमस नाम है, आपके माइंड में भी आगे कालाहांडी, कोरापुट आपको पता भी होगा क्योंकि बहुत सरल प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता है। बॉक्साइट खनिज को लेकर प्रसिद्ध है। अब अब्रक की बात करें तो हल्का खनिज है। अब्रक की बात कर लेते हैं पहले। अब्रक ये हल्का खनिज होता है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की परतों के रूप में पाया जाता है। अब्रक होता है 3 रंग का, होता है मोस्टली सफ़ेद रंग का, काला रंग का, हरे रंग का। और सफ़ेद अब्रक के टुकड़े पेग्माइट नामक आग्नेय चट्टान से मिलते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, साइंस में भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं इस प्रकार से। इसे रूबी अब्रक कहते हैं या फिर मॉस्किविट अब्रक भी कहते हैं। और सबसे उत्तम किस्म का अब्रक कौन सा होता है? मॉस्किविट कह दो, रूबी कह दो या सफ़ेद कह दो, है ना। और भारत में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अब बॉक्साइट के प्रश्न में आया तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये अपने उड़ीसा राज्य, जैसे अपन साउदर्न इंडिया, यहाँ पे जो उड़ीसा राज्य है वहाँ मतलब सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। और उड़ीसा में ही ये जगह जो कालाहांडी और कोरापुट नाम की जो खान है वो उड़ीसा में ही है। कौन कौन सी जगह? देखो, कालाहांडी, कोरापुट तो है, ये रटे हुए हैं, ये एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं आरएस वाला, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल पूछेगा। तो वो कह देगा सुंदरगढ़, बोलगीर और संबलपुर कौन से खनिज से संबंधित है? तो सुंदरगढ़, बोलगीर और संबलपुर ये तीनों किससे संबंधित है? बॉक्साइट खनिज से संबंधित है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड भी मतलब सबसे ज़्यादा बॉक्साइट तो ओडिशा में हो गया। ठीक है, ओडिशा में सबसे ज़्यादा। उसके बाद में कौन सा राज्य संबंधित है इससे, बॉक्साइट से? तो अपना एक झारखंड राज्य, क्योंकि इसका ही पड़ोसी राज्य है, उसी एरिया विशेष में ये होता है। तो यहाँ पे जो रांची हो गया, लेकिन एक नाम याद रखना आपने, लोहरडागा और पलाऊ। लोहरडागा ये जिस प्रकार से दोनों आपने क्रम से इसमें क्या बोलते हैं, दोनों को कंबाइंड करके याद रखा है ना, कालाहांडी, कोरापुट, इस तरह से झारखंड के लिए आपको लोहारडगा, पलाऊ और गुमला याद रखना है। क्या रखना है? लोहारडगा, पलाऊ और गुमला आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुमिलित करना है, जो झील और तालाब देख रखी है और कौन से राज्य में अवस्थित है, इस प्रकार से। तो हमारा प्रश्न है कि जो सूरज कुंड है वो किससे हैं? इसमें पंपा, उमियन और हिमायत सागर। और इसके बाद में इस जैसे प्रश्न के, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बी प्रश्न में सुमिलित होगा ज़्यादातर प्रश्नों में। तो बी में क्या दे रखा है? सूरजकुंड है वो कौन से राज्य से संबंधित है? तो सूरजकुंड में बी में सूरजकुंड के साथ 3 यानी हरियाणा राज्य से संबंधित है। यानी सूरजकुंड झील तालाब है वो कौन से राज्य में अवस्थित है? हरियाणा में है। उसके बाद में जो पंपा सरोवर है, पंपा सरोवर अपने साउदर्न इंडिया में यानी कर्नाटक में अवस्थित है। उसके बाद में जो उमियम है अपने मेघालय राज्य में। और उसके बाद में हिमायत सागर कहाँ बच गया? तेलंगाना में। हिमायत सागर ये बहुत फेमस है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, स्पेशली एसएससी एग्जाम्स में, और यूपीएससी में पूछा हुआ है इसे। तो स्पेशली याद रखना आपको, शायद 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था। हिमायत सागर जो तालाब है, झील है, वो तेलंगाना में है। सूरजकुंड हरियाणा में है। पंपा सरोवर कर्नाटक में है। और उमियम कहाँ पे? मेघालय में अवस्थित है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि देखो प्रश्न आ गया है कि झील तालाब, अब ऐसा तो है नहीं कि यही झील तालाब पूछेंगे। तो जो महत्वपूर्ण राज्य के जो झीलें तालाब है, राज्यों की जो महत्वपूर्ण झीलें तालाब है, उनके बारे में थोड़ा बहुत एक ब्रीफ व्यू देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे अपने जो देवभूमि उत्तराखंड से। वहाँ पे नैनीताल झील है, ये पता है आपको, क्योंकि आप बहुत सारे वहाँ घूम के भी आए, जाके भी आए हैं। और जब शादी हो जाएगी आपकी तो आप मतलब हनीमून वगैरह के लिए भी वहाँ जाओगे। भीमताल भी उत्तराखंड में है। और देखो एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग है, नोकुचिया ताल। नोकुचिया ताल कहाँ पे भाई साहब? ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, याद रखना।
टिक लगा लो भले से। ये उत्तराखंड राज्य में है। और खुरपा ताल भी उत्तराखंड में, और रूपकुंड कहाँ पे? उत्तराखंड में। गुजरात में नल सरोवर है, क्योंकि इसे अभी भी थोड़े दिनों पहले शायद वेटलैंड घोषित किया गया है। नारायण सरोवर हो गया, कांकरिया और हमरीसर हो गया। ठीक है, नल सरोवर, नारायण सरोवर, कांकरिया और हमरीसर किस किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। सूरजकुंड जैसा प्रश्न में आया कि हरियाणा राज्य से संबंधित है। पंजाब में कांजली, हरिके और रोपड़। हरिके और रोपड़ का तो पता है आपको, कांजली और ध्यान रखना है, पंजाब से संबंधित है। राजस्थान में आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, पिछोला, शांबर, पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद, डिडवाना, पुष्कर, फतेह सागर, उदय सागर, ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान वाले में तो आपको यह ध्यान रखना है कौन से जिले से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर की बात करें तो डल वुलर का आपको पता है और बेरीनाग का पता है, लेकिन थोड़ा सा नागिन, अनंतनाग और शेषनाग ये भी जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, ध्यान रखना है। ठीक है, स्पेशली जो अलग आई नागिन नाम से है ना, वो थोड़ा अलग लग रहा है, बाकी तो आपको जम्मू कश्मीर से पता चल जाएगा। इसके अलावा लद्दाख में पेगोंग से तो है, लेकिन सोमोरोरी झील ये भी बहुत फेमस है, काफ़ी चर्चा में रही, सुर्खियों में रही, आए दिन मतलब जो हमारी न्यूज़ चैनल है वहाँ पे छाई रहती है। पोगंगसो ये सो साइलेंट, तय साइलेंट रहता है इसमें। अपन मारवाड़ी होते हैं वो तो तय को बोलते हैं, सो बोलते हैं हम ना, लेकिन बाकी जो इंग्लिश वाले होते हैं वो नहीं बोलते। मेघालय में उमियम झील है ही, उमियम बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब। मणिपुर में लोकटक झील, मिजोरम पाला झील मिजोरम में है, और सिक्किम में गुरु डोंगमर और चोमोलू तो पता है, चोलामू तो पता ही आपको, और गुरु डोंगमर ये भी सिक्किम में अवस्थित झील है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलें। बिल्कुल, कथन को ध्यान से पढ़ना है। अरे एग्जाम देने आए तो ध्यान से ही पढ़ेंगे ना भाई साहब। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाला एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। बात तो सही कर रहा है। भारत का रामपुरा गांव जो झांसी में है, पहला सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत के कर्नाटक राज्य का तुमकुरू जिले के पावागढ़ तहसील में 2500 मेगावाट की क्षमता का शक्ति स्थल नामक विश्व का प्रथम सबसे बड़ा सौर पार्क स्थित है। अब हम कह रहे हैं कि सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें उत्तर है 1 और 2 सही है, यानी सौर ऊर्जा ऑब्वियसली बात है नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है और कभी खत्म नहीं होगा। हालांकि अगर मतलब इसके पीछे पड़ जाए ना भाई साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा तो एक दिन सूर्य भी खत्म हो जाएगा। उतना आगे भी नहीं जाना भाई, जितनी काम की बात है ना उतना ही रखो। आप बोले जिद्दी कर लो भाई, जिद नहीं करनी। आप 7वीं क्लास के बच्चे नहीं हो, आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो इसको परिस्थिति के अनुरूप हमें, क्योंकि सत्य होता है परिस्थिति के अनुरूप सत्य होता है। ठीक है, भारत का रामपुरा गांव झांसी जो पड़ता है वो सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव है, ये कथन है। लेकिन तीसरा कथन है वो सही नहीं है। सौर ऊर्जा सामान्य अर्थों से सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा। ठीक है, भारत में भाई साहब सौर ऊर्जा की बहुत संभावनाएं हैं। बहुत संभावना का तात्पर्य क्या है? भारत में 300 दिन सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, यानी 365 दिनों में 300 डेज भारत में सूर्य ताप प्राप्त होता है। ठीक है, और भारत में देखो इसका जो फैलाव है ना वो भी काफ़ी है। गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का फ़र्क तो यही हो गया। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूरज 4 बजे उदय हो जाता है और शाम को 8 बजे तक 7 बजे तक सूरज दिखाई देता है, लंबा समय तक रहता है। तो अगर हम मतलब स्विच करना चाहें ना सौर ऊर्जा पे, तो भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है हमारे लिए, क्योंकि सौर ताप बहुत उपलब्ध है। लेकिन जो सौर संसाधन बनाने की, जो बैटरीज बनाने की वो जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजीज अगर डेवलप होती है धीरे धीरे, अगर हम सौर ऊर्जा को डायरेक्टली अगर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते आगे आने वाले 20-30 सालों में, तो बाद में समस्याएं खत्म होने वाली है। और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलो कुछ सप्लीमेंट बीच में लगाएंगे थोड़ा। जैसे अगर बात करें कि 10 साल पहले हम सोच सकते हैं कि 15 साल पहले कि घर में जो बिजली मिलेगी वो आसानी से सौर ऊर्जा से मिल जाएगी। नहीं, हम बैटरी लेते थे छोटी मोटी, लेकिन आज देखो ज़रूरत ही नहीं है, सौर ऊर्जा से सारा सिस्टम चल रहा है पूरे दिन रात, सारे दिन कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। तो आने वाले समय में जिस प्रकार से डेवलपमेंट्स होंगे अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वैसे वैसे हम सूर्य ऊर्जा में बेहतर करते जाएंगे। भारत की जो धरती है ना, प्रतिदिन औसतन 4 से 7 किलोवाट प्रति घंटा पर मीटर सूर्य ऊर्जा की प्राप्त करती है। यानी 1 मीटर इधर ले लिया, 1 मीटर इधर ले लिया, इस वाले एरिया में 4.7 किलोवाट इतनी ऊर्जा 1 घंटे में 1 मीटर के एरिया में प्राप्त हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा है, जितनी आवश्यकता ना उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। वर्तमान में 2 तकनीकों के माध्यम से सौर ऊर्जा बनाई जा रही है। एक कहते हैं सोलर थर्मल टेक्निक, और दूसरी है सोलर फोटोवोल्टिक टेक्निक। हम फोटोवोल्टिक टेक्निक पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। भारत में कर्नाटक राज्य का तुरुमुरु जिले का जो पावागढ़ तहसील में 2500 मेगावाट की क्षमता का शक्ति स्थल नाम है ना,
वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। तो ये पहला जो कथन हमारा गलत हुआ था ना, तो इस कारण हुआ था। ठीक है, ये सारे प्रश्न टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। पहला टेस्ट लाइव हो चुका है, मिस मत करना मेरे भाइयों। पहले एक टेस्ट होगा, उसके बाद दूसरे टेस्ट में गैप रखा जाएगा, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करनी है हमें। ऐसे नहीं कि आपको ऐसे दे दिया और वो नॉलेज आप एग्जाम में वो आपके काम आएगा। सीधा प्रश्न संबंधित नहीं है भले ही, क्योंकि टेस्ट सीरीज में 10 टेस्ट में कितने प्रश्न होंगे? 1500 प्रश्न। 1500 प्रश्न से एग्जाम क्लियर हो जाती है क्या? हाँ, हो जाती है। सिस्टमेटिक तरीके से करते तो हो जाती है, लेकिन हो सकता है कि नहीं हो। लेकिन किसी प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने में ये आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ये निश्चित है, लिख के ले लो आप। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिनानी इंडस्ट्री लिमिटेड जस्ता प्रगलन केंद्र, बिनानी इंडस्ट्री लिमिटेड का जो जस्ते का प्रगलन केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है? देबारी राजस्थान, अलुवा केरल, चंदेरिया राजस्थान या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है अलुवा केरल में बिनानी इंडस्ट्री लिमिटेड का जस्ता प्रगलन केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पे? बिनानी सीमेंट का, बिनानी इंडस्ट्री का, सॉरी, क्योंकि बिनानी सीमेंट राइम बनी हुई है तो इसका नाम आ जाता है साहब। तो बिनानी इंडस्ट्री लिमिटेड है, उसका जस्ते का प्रगलन केंद्र वो आलुवा केरल में स्थापित किया गया है। तो जस्ते की बात करते तो एक जंगरोधी धातु है, जस्ते पे जंग नहीं लगता, और इसका उपयोग जो अपना लोहा होता है ना, उसको जंगरोधी बनाने के लिए, ताकि उस पर जंग ना आए, इसके लिए जस्ते का उपयोग किया जाता है। और कहाँ कहाँ है? तो देखो, जो बिनानी इंडस्ट्री लिमिटेड का जस्ता प्रगलन केंद्र है ना, वो तो आलुवा केरल में। अब हमारा दो राजस्थान की 2 जगह का नाम आया है, एक का नाम है देबारी, एक चंदेरिया। और ये मतलब जो चंदेरिया है ना, ये तो अपने दिल के बहुत करीब जगह है, क्योंकि देबारी राजस्थान है, वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का संयंत्र लगाया हुआ है। कहाँ पे? देबारी उदयपुर में, और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में जो जिंक लेड स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स लगाया गया ब्रिटेन की सहायता से वो है, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया। तो बिनानी वाला अलुवा में, हिंदुस्तान जिंक का देबारी राजस्थान में, जिंक लेड स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स चंदेरिया राजस्थान में, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कहाँ पे लगाया गया है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कौन सा इसमें शामिल नहीं है, ये बताना है। कोलकाता से मुंबई, खड़गपुर से कोलकाता, लुधियाना से दनकुनी या मुंबई से दादरी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा खड़गपुर से कोलकाता तक। ये शामिल नहीं है, बाकी मुंबई से कोलकाता, लुधियाना से दनकुनी और मुंबई से दादरी तक ये शामिल है। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट का मतलब वही माल ढुलाई वाला सिस्टम है भाई साहब, यानी माल एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि जो आवागमन में प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, वो खत्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए और आमूल चूल परिचालन हो जाए। सामान एक जगह से दूसरी जगह आने में कोई दिक्कत नहीं हो, कॉस्ट कम हो जाए, है ना। तो इसमें गलियारे बनाए गए हैं कि बस इनका काम होगा क्या, मतलब स्पेसिफिक डेडिकेटेड गलियारे बना दिए, और वहाँ पे जो वाहन चलेंगे वो उस माल की ढुलाई से संबंधित ही होंगे। तो देखो, जो इसमें कुछ गलियारे बनाए गए, जिसमें पूर्वी गलियारा, इसमें कुछ 2 गलियारे बनाए गए, पूर्वी गलियारा, 2 नहीं काफ़ी गलियारे बनाए गए, लेकिन 2 का काम वर्तमान में चल रहा है। बाकी पूर्वी गलियारा, पश्चिमी गलियारा, पूर्वी पश्चिमी गलियारा, उत्तर दक्षिणी गलियारा और पूर्वी तटीय गलियारा और दक्षिणी गलियारा, ये जो गलियारे मोस्टली बनाए गए हैं, काम चल रहा है कौन कौन से में। अब देखो, इसमें से अगर हम छांटने की प्रयास करें, एक प्रश्न बन सकता है कि सबसे बड़ा गलियारा कौन सा है। तो इसमें नज़र आ रहा है मुझे 2328, 2343, ये वाला उत्तर दक्षिण गलियारा ना, दिल्ली से चेन्नई, ये सबसे बड़ा गलियारा है। और बाकी इसमें लुधियाना से दनकुनी है ही, ये 1856 किलोमीटर है, और मुंबई से दादरी है, ये छोटा ही है। पूर्वी पश्चिम गलियारा, ये कोलकाता से मुंबई तक 2328 किलोमीटर है। दिल्ली से चेन्नई तक जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, सबसे बड़ा है, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक जाता है। और पूर्वी तटीय गलियारा खड़गपुर से शुरू हो जाओगे और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तक जाओगे, वो 1144 किलोमीटर 1114 किलोमीटर सॉरी है। और दक्षिण गलियारा चेन्नई से गोवा तक, यानी चेन्नई से गोवा जाओगे आप, चेन्नई से गोवा, ये हो गया 899 किलोमीटर। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आ रहा है, कौन कौन से गलियारे हैं और कौन सा गलियारा किससे संबंधित है। तो आप जैसे प्रश्न बनेगा उससे निकाल लोगे। बाकी सबसे बड़ा गलियारा कौन सा है, तो ये दिल्ली से चेन्नई वाला हो गया। सबसे छोटा शायद ये मुंबई से दादरी वाला होना चाहिए, JNPT कहते हैं, जैसे हम पश्चिमी गलियारा के नाम से जाना गया है। निम्न में से गिरिपदीय पठार का उदाहरण कौन सा है? गिरिपदीय पठार का मतलब जो पर्वत होता है उसके जस्ट नीचे जो पठार होता है उसे हम गिरिपदीय पठार कहते हैं। तो कौन सा उदाहरण है? तिब्बत का, पेंटागोनिया का, कनाडियन शिल्ड या बोलिवियन का पठार।
तो इसका आंसर ऑप्शन बी पेंटागोनिया का पठार है वो गिरिपदीय पठार का उदाहरण है, या इंटर माउंटेन प्लेट अंतर पर्वतीय नहीं गिरिपदीय पठार को कहते हैं पेडमेंट प्लेटू कहते हैं इसे इंग्लिश के अंदर। बाकी जो किस प्रकार के पठार को किस नाम से जाना जाता है पहले देखते हैं। अंतरा पर्वतीय पठार किसे कहते हैं, इंटर माउंटेनी प्लेटू किसे कहते हैं। चारों ओर तो जैसे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होगी, ठीक है, और उसके बीच में पठार होगा, उसे अंतरा पर्वतीय पठार कहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे क्या कहेंगे, वैसे इंग्लिश वाले इसके देख ले, इंटर माउंटेन प्लेटू कहेंगे, ठीक है। दूसरा गिरी पर्वतीय पठार पीडमेंट प्लेटू, जो पर्वत होता है इसकी तलहटी में, ये पर्वत और यहाँ पे इसकी तलहटी में जो प्लेटू होता है पठार होता है उसे हम क्या कहते हैं, गिरिपदीय पेडमेंट प्लेटू, है ना। और अंतरा पर्वतीय पठार में तो तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय हो गया, बोलाविया का पठार भी, यानी तिब्बत का और बोलिविया का, ये किससे संबंधित है, अंतरा पर्वतीय पठार हो गए। उसके बाद में अगर गिरिपदीय पठार की बात करते हैं तो पेंटागोनिया का पठार है ना जो साउथर्न अमेरिका में अंदर, और पीडमंट का पठार जो उत्तरी अमेरिका में है, ये किससे संबंधित है, ये गिरिपदीय पठार है सॉरी। महाद्वीपीय पठार जो धरातल के विस्तृत भूभाग से बने होते हैं, जो भारत जैसे अपना साउदर्न भारत के अंदर जो पठारी भाग ही है मोस्टली, तो ये प्रायद्वीपीय पठार कह सकते हैं, महाद्वीपीय पठार है, कॉन्टिनेंटल प्लेटू हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं, इनमें से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, मोजावे, चिहुआहुआन, सोरोवान, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा उत्तर होगा चिहुआहुआन है ना, वो उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है। अब उत्तरी अमेरिका में जो पश्चिमी घाट लेरा है उसमें गर्म जल के अनेक स्रोत मिलते हैं, मतलब ये जैसे ये अपना जो उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, है ना, इसका जो पश्चिमी पार्ट है ना, यहाँ पे मतलब ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है और वो गर्म निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओल्ड गीजर कहते हैं, ओल्ड फेथफुल गीजर कहते हैं। और जो नहीं मतलब पानी निकलता है, जो लावा निकलता है, उसे गीजर कहते हैं। जो मोस्टली जो उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी कार्डिलेयर वाला भाग है वहाँ पे है। अब इसमें एक गीजर बहुत फेमस है, उसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। अब प्रश्न पूछता है कि ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ पे है, तो ये येलोस्टोन नेशनल पार्क में। अब येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में यूएसए वाला जो पार्ट है वहाँ पे। और अब जो ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी कार्डिलेयर वाला पार्ट है, इसमें किस प्रकार के वनों की अधिकता पाई जाती है, इसमें जो फर, स्प्रूस, सेडर प्रकार के जो वन वो पाए जाते हैं। और चिहुआहुआन गर्म मरुस्थल है ही, इसका विस्तार जो अपना ये अमेरिका के जैसे 3 बड़े कंट्रीज उत्तरी अमेरिका में है। एक तो हो गया अपना ऊपर कनाडा के नीचे आते थे यूएसए के नीचे आते हैं मैक्सिको, बाकी छोटे छोटे कई देश हैं, लेकिन ये मुख्य देश ये वाले हो गए। और पश्चिमी तट पर ही एक मरुस्थल और है, उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में अक्सर आते हैं। सोनोरान मरुस्थल, ये कहाँ पे, ये भी उत्तरी अमेरिका में है और इसका विस्तार अमेरिका और मैक्सिको में। चिहुआहुआन कहाँ पे, अमेरिका मैक्सिको। सोनोरान अमेरिका मैक्सिको। और मोजावे मरुस्थल ये कैलिफोर्निया राज्य के अंदर मोजावे मरुस्थल है, और ये उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है। नहीं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन करा हुआ है, मोजावे मरुस्थल को सबसे गर्म मरुस्थल माना गया है, ना कि चिहुआहुआन को, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना आप कि जो अपना मोजावे मरुस्थल है उसे उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल माना गया है। बाकी आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जो प्रश्न है उनकी क्वालिटी आपको समझ में आ रही होगी, किस प्रकार से हमने प्रश्न डिज़ाइन किए हैं, और प्रश्न को डिज़ाइन करते समय आरएएस के सिलेबस को किस प्रकार माइंड मैप किया गया है, ये आप इसको 5 मिनट विचार करना। बाकी आप टेस्ट सीरीज़ कोई सी भी ले लो, आपको महंगी मिलेगी, 399 रुपये मिल रही है भाई साहब, है ना, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा सेल आउट नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन हमने कॉस्ट को बहुत कम रखने का प्रयास किया है, बाकी आप क्वालिटी समझ सकते हो और ये आपके लिए मददगार अवश्य होगी। बाकी आप खुद समझदार हो, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।